हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। हमने जो चैप्टर शुरू किया था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें हमने सॉलिड पार्ट जो था हमारा, उससे रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स थी वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। हमने जो हमारा शुरू किया था वो शुरू किया था लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेशर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या करते हैं, हमारा एक्सर्ट करते हैं। किसी भी सरफेस पे, किसी भी एरिया पे जब कोई भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो आपका प्रेशर होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो आपको मैं कराने वाली हूँ, टॉपिक आपको दिख रहा होगा ऊपर, टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। अगर नॉर्मली मैं इस टॉपिक की बात करूं ना, तो मे बी ये टॉपिक ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा पजलिंग, समझ से बाहर हो सकता है कि ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। तो मैं वन बाय वन करके आपको ये टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। बेशर्ते शर्त एक होगी कि आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना है। जो चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, नहीं नोट डाउन की है, वो आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे ताकि आपको याद हो जाए एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो हमें शुरू करना है वो क्या है हमारा, दैट इज सरफेस टेंशन। अब जो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो सरफेस टेंशन होता है वो लगता है लिक्विड पे। सरफेस टेंशन काम कहाँ करता है, वो करता है लिक्विड पे। और सरफेस, देखिए एक बात बताइए, टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है, मैंने आपको जब डायमेंशंस कराए थे तो बताया था कि बच्चों टेंशन का मतलब होता है फोर्स, लेकिन ये अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कितने तरह के फोर्स पढ़ लिए? हमने पढ़ा फोर्स, हमने पढ़ा थ्रस्ट, हमने पढ़ा टेंशन, हमने पढ़ा टॉर्क। ये चारों ही फोर्स हैं, बट ये अलग अलग जगह क्या करते हैं, अप्लाई होते हैं। तो आपका जो सरफेस टेंशन है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है? वो अप्लाई हो रहा है लिक्विड के ऊपर। पहली बात तो ये। दूसरी कि सरफेस, ये लिक्विड के सरफेस पे काम करता है। ये जो फोर्स है, ये जो टेंशन है, मैंने कहा टेंशन फोर्स ही है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये सिर्फ कहाँ लगेगा? सरफेस पे। किसके सरफेस पे? ये लगेगा लिक्विड के सरफेस पे। अब ये बात तो पता लग गई, समझ में आ गई। माइंड में एक चीज हमें रखनी है कि पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे किसी लिक्विड की, और लिक्विड की जो सरफेस होगी, सरफेस का मतलब होता है कोई भी सतह। तो सतह हमारी लिक्विड में क्या होगी? लिक्विड का मतलब है, मान लीजिए कि आपने कोई ग्लास लिया, ग्लास में आपने डाल लिया पानी। तो जब आप पानी को डालते हैं तो पूरा ग्लास मान लीजिए इतना भरा हुआ है, तो इस ग्लास की जो अपर लेयर होगी ना, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, उसको बोलते हैं सरफेस। तो उस सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, अब वो फोर्स कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, वो सारी बातें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो सरफेस टेंशन होती है वो लिक्विड पे लगती है। और सरफेस टेंशन क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी ग्लास, कटोरी, जो आपको चाहिए या जो आप लेना चाहें वो लीजिए, उसमें जब आप पानी डाल लेते हैं तो जो ऊपर वाली सरफेस रहती है ना, जो ऊपर की जो सतह होती है, बिल्कुल जहां पे पानी लेवल पे आ जाता है, वो होती है आपकी सरफेस। यानी कि उस सरफेस पे लगने वाला फोर्स, वो ही हमारा क्या होता है? सरफेस टेंशन। नहीं आया समझ में? देखिए इस चीज को कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसको पानी से भर दूंगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो जब मैं इसको पानी से भर दूंगी तो ये वाली जो लेयर है जहां पे पानी लास्ट में है, ये आपकी सरफेस है। ये आपकी क्या कहलाती है? सरफेस। दैट इज सरफेस। अब आप कहेंगे कि सरफेस तो समझ में आ गया, तो ये टेंशन क्या है? तो बच्चों, टेंशन क्या होती है? टेंशन होती है, मैंने कहा, फोर्स। तो भाई इस सरफेस पे फोर्स कौन लगाएगा? तो एक बात समझिए कि यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए कि हमारे जो पानी होता है उसमें क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? पानी के। बट आपके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके? एयर पे। तो नीचे वाला जो पानी है ना, उसमें तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे क्या हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स।
लेकिन जो इस सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेचारों के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। किस किस का, ऊपर एयर का भी फोर्स लग रहा है, नीचे वाटर के मॉलिक्यूल का भी फोर्स लग रहा है। तो नीचे वाले जो हमारे यहाँ पे इस सरफेस पे जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एयर का फोर्स, एयर के मॉलिक्यूल्स का या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फोर्स, यही आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन। अभी मैंने सिर्फ एग्जैक्टली आपको आइडिया दिया है कि हमारे पास लिक्विड होने वाला है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, मरकरी, आपका वाटर, ऑयल, एनीथिंग एल्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें लिक्विड होगा, तो उस लिक्विड की जो अपर लेयर होगी दैट इज सरफेस ऑफ लिक्विड, और जो इस लेयर पे, अपर मोस्ट लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये चीज समझ में आई। अब इस बात को सिर्फ इतना माइंड में रखिए, और चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कराने वाली हूं मैं आपको पहले इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप सरफेस टेंशन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, शुरू करें। तो सरफेस टेंशन करने से पहले आपको करनी है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। यानी कि सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली है मोलिक्यूलर रेंज। रेंज से आप क्या समझते हैं बच्चों? रेंज का मतलब होता है कोई भी डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की कोई भी डिस्टेंस, ये होती है आपकी रेंज। तो यहाँ पे मोलिक्यूलर रेंज क्या है? तो देखिए एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड वो क्या करता है, मान लीजिए कि आपने कहीं पे लिक्विड को बखेर दिया, आपने ग्लास में पानी लिया और लिक्विड को बखेर दिया, तो लिक्विड कैसे होता है? ऐसे होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, आधा लिक्विड यहाँ गया, आधा लिक्विड यहाँ, आधा लिक्विड यहाँ, नहीं, सारे एक साथ मिलके ऐसे बह जाते हैं। ऐसे ऐसे तो नहीं बहते, मॉलिक्यूल्स अलग अलग तो नहीं होते, ऐसे बह जाते हैं ऐसे करके, यानी कि सारा का सारा पानी एक साथ बह जाता है। समझे? नहीं समझे? दो वर्ड से समझाती हूँ बेटा। एक तो होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये क्यों बोला कि अपनी नोटबुक और पेन दोनों चीज लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं नोट्स उसके बनवाती हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये वो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ आप नहीं कर सकते सरफेस टेंशन। सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी टॉपिक को समझना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये मत समझिए कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म समझिए कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर कुछ भी दिमाग लगा ले, आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप सरफेस टेंशन को एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझ जाए, कहीं पे भी कोई पॉइंट रह ना जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन निकालिए, जो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो जो बता रही हूँ उसको समझिए। तो बेटा देखो, दो तरह के होते हैं हमारे फोर्स, एक तो होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। इन दोनों में ही ना मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, अट्रैक्शन, दोनों में। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो कोहेसिव होता है ना उसमें तो होता है सेम लाइक मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल पानी का मॉलिक्यूल सिर्फ पानी को ही अट्रैक्ट कर सकता है, और कोई कर सकता है, मतलब लाइक, सेम। और एडहेसिव में क्या होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नहीं आया समझ में? समझिए, जब मैंने आपको ये पानी कराया था तो देखो यहाँ पे इस सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल है, मैं इसको कहीं और बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका ये पॉट है, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड की सरफेस आई हुई है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा ना, यहाँ पे बिल्कुल सरफेस के यहाँ पे, भाई इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? नीचे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं,
और ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है। तो बेचारे इस वाले मॉलिक्यूल्स पे ऊपर का एयर वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है और नीचे वाटर का मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है। तो बेटा मॉलिक्यूल जो वाटर के है ना, इनके अट्रैक्शन को, इनके फोर्स को तो क्या बोलेंगे, कोहेसिव। लेकिन आपका वाटर का मॉलिक्यूल और एयर का मॉलिक्यूल, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एडहेसिव। यानी कि जब सेम मॉलिक्यूल, सेम पार्टिकल की बात की जाए तो वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो तो होता है कोहेसिव। बट अगर अलग अलग की बात की जाए, जैसे कि एक पानी है एक एयर है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या बोला जाता है, एडहेसिव। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या, कोहेसिव और आपका एडहेसिव। यही रीजन है कि जब आप लिक्विड को ऐसे बखेरते हो तो पानी बूंद बूंद होके नहीं होता है, जब आप उसको बखेरते हो पानी के अंदर कोहेसिव फोर्स होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास चिपकने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि पानी ऐसे नहीं चलता, पानी चलता है बहते हुए, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। इजीली क्या करता है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है। जैसे ही आप बखेरते हैं तो वो ड्रॉप ड्रॉप होके नहीं बिखरता है, वो कैसे बिखर जाता है, एक लेयर बना के बिखर जाता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। तो ये तो क्या था हमारा कोहेसिव और एडहेसिव। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैंने कैसे बताने की कोशिश की है कि एडहेसिव क्या होता है और कोहेसिव क्या होता है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव में क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन या फिर आपका फोर्स, जो आपका मन करे आप लिख लो, वो कब लगता है, जब आपका डिफरेंट डिफरेंट अनलाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज समझ में आई आपके। अब आते हैं हमारी मेन टॉपिक की तरफ। देखिए मॉलिक्यूलर रेंज, तो बेटा रेंज मैंने बताई है क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है अप टू विच, जहां तक ए मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब, मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स थे, ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं जो कि वाटर के हैं, ये कितनी रेंज तक एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, यानी कि इनकी कितनी डिस्टेंस हो। मान लीजिए एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे दो बच्चों को खड़ा किया हुआ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये इतनी पास है तो ये मे भी एक दूसरे को पकड़ पाए, अगर मैं और दूर करूं और दूर करूं और दूर करूं, क्या ये एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये इनकी मैक्सिमम रेंज हो गई। तो रेंज का मतलब होता है वो कितनी डिस्टेंस होगी जहां तक कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, लिक्विड का एक मॉलिक्यूल लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके अपने पास रखता है, उसको जोड़ के रखता है। यही रीजन है कि आप जब ग्लास में पानी डालते हो या कहीं भी डालते हो तो पानी आपके एक लेयर में आता है, ड्रॉप 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 करके नहीं आता है, क्योंकि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेसिव फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या लगा सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये तो हमारा क्या था, ये था हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। आई होप आपको मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आई होगी, यानी कि आपका एक पार्टिकल, एक जो आपका मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर कितनी डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है। अगर मान लो यहाँ का मॉलिक्यूल है वो यहाँ के मॉलिक्यूल पे ना लगा पाए फोर्स, है ना, तो क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बोलती है वो देखिए, नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ बोलती है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज द इमेजिनरी स्फीयर, ये आपका एक इमेजिनरी स्फीयर है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि बच्चे ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं ना, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये सही में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होते हैं, सर्कल में होते हैं? नहीं रे, सर्कल में नहीं होते हैं, हम जस्ट उनको इमेजिन करते हैं कि ये मॉलिक्यूल है। हम मेनली कोई ऐसे बोलता है ये मॉलिक्यूल है, नहीं, वो नॉर्मली क्या इमेजिन कर लेता है कि मॉलिक्यूल सर्कुलर है। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑन इमेजिनरी स्फीयर। ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, काल्पनिक होता है, असलियत नहीं होती है, ऐसी शेप नहीं होती है मॉलिक्यूल की। आपको तो पता है H2O होता है, तो HHO, बताइए कहां से स्फीयर बना दिखाई दे रहा है? नहीं, हम जस्ट इमेजिन करते हैं। तो हमारा ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑन इमेजिनरी स्फीयर
ड्रोन विद ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के साथ ड्रोन किया जाता है एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। जो आपने रेंज बोली है, मान लीजिए दो पार्टिकल है, दो हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनका अगर आप स्फीयर बना देते तो आप बोल देते सेंटर से ये इसकी रेडियस हो गई, तो आप क्या बोल देंगे कि भाई ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जस्ट एन इमेजिनरी स्फीयर। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आप स्फीयर बनाते हैं ना मॉलिक्यूल्स को शो करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इल्यूजन होता है, सिर्फ एक इमेजिनरी होता है, इमेजिनेशन होती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं होता है। पहली क्या थी? जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कब तक फोर्स लगा पाएगा, कितना फोर्स लगा पाएगा। और सेकंड क्या है? जो हमारी इमेजिनरी जो स्फीयर होता है, जो हमारे सेंटर को क्या करता है? डिफाइन करता है, वो ही हमारा क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, ये वो वाली फिल्म मत समझ लेना, ये वाली फिल्म नहीं है। सरफेस फिल्म का मतलब होता है बेटा कि जो सरफेस होती है ना, इसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। वो वाली फिल्म नहीं बनती, पिक्चर वाली फिल्म नहीं बनती है, इसमें ना एक सरफेस टाइप का बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, उसको हमने क्या मान लिया? रेस्ट मान लिया है। कि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या है? रेस्ट पे है। अगर वो रेस्ट पे है, देखिए समझिए, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये पानी भरा हुआ है तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? टॉप मोस्ट लेयर ये है। तो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ये टॉप मोस्ट लेयर है आपके, और वो किस में है? रेस्ट पोजीशन में है, विथ थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। इनकी थिकनेस इतनी है, ये इतना मोटा है जितनी उसकी मॉलिक्यूलर रेंज है। और मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक का डिस्टेंस, या फिर हम कहें फोर्स। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है? कोई भी हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है, तो बेटा इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? रेडियस। अब यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ के मॉलिक्यूल पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स। तो इनकी जो थिकनेस होगी ना, वो ही क्या होगी? सरफेस फिल्म बनाएगी हमारी, किसकी? इस लिक्विड के अपर मोस्ट लेयर की। ये चीज समझ में आई? अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर कोई एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगी। बट ये बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी भी चीज को प्लीज छोड़ना मत, किसी भी चीज को स्किप मत करना, उसको समझ के यहाँ से जाना है, ठीक है? तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने ये सारी की सारी चीज की है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपकी ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको सरफेस टेंशन, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो सरफेस टेंशन पे होना चाहिए। मैं आपको सरफेस टेंशन बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए सरफेस टेंशन शुरू करते हैं। हमारा सरफेस टेंशन अब शुरू होने वाला है कि हमें सरफेस टेंशन किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमें एग्जाम में इसको डिफाइन करना है, और किस तरह से हमें इसकी अटेम्प्टेशन एग्जाम में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन की एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि सरफेस टेंशन है वो कहाँ होता है? जो लिक्विड आपने डाला हुआ है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर होता है। और उससे क्या होता है अब बताती हूँ। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, जैसे कि मैंने बताया, जो सरफेस टेंशन होती है वो रिलेट करती है किससे? लिक्विड से। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, जो आपका फ्री सरफेस है लिक्विड का जो कि रेस्ट पोजीशन में है, टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। नहीं आया समझ में? आई नो। इस बात को समझिए बच्चे कि ये आपका कंटेनर है, यहां पे आपका क्या है? पानी की अपर मोस्ट लेयर है। आपका एक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहां है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर, ठीक है? एक मॉलिक्यूल आपका यहां है, बिल्कुल पानी के बीच में। ऐसे ही मैंने और भी बना दिए। ये हमारे क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे जो मैंने बनाए वो बनाए आपके एयर के मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब आपके
बात तो दिमाग में आनी चाहिए कि जो अंदर पानी के अंदर है वो सारे जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, दिस इज कोहेसिव फोर्स, क्योंकि इस सेम मॉलिक्यूल से सिर्फ अंदर पानी ही पानी है। पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ही क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जो आपके अपर मोस्ट लेयर के ऊपर पानी का मॉलिक्यूल है वो फंस चुका है, उसके ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं और नीचे की तरफ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं। अब जब फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, ये आपका ये जो अपर मोस्ट लेयर वाला मॉलिक्यूल है ये है, मैंने इसको यहां से भी दबाया, ये हाथ मेरा वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये हैंड मेरा जो एयर के पार्टिकल्स है ऊपर वो। तो अब बेचारे इस सरफेस पे रहने वाले मॉलिक्यूल पे यहां से वाटर वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है और एयर वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेगा, दबेगा तो ये अपने एरिया को क्या करेगा, कम। देखिए पहले एरिया कितना था, आप खुद देखिए, एरिया बढ़ा है, जैसे ही इसके ऊपर हमने यहाँ फोर्स लगाया, अब बताइए एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ ब्रेथ क्या हो गई इसकी, कम हुई या नहीं हुई। यानी कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये अपने एरिया को मिनिमम कर लेता है फोर्स की वजह से। और फोर्स कौन सा लग रहा है, दो तरह के, दोनों मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल भी फोर्स लगा रहे हैं और नीचे के पार्टिकल भी फोर्स लगा रहे हैं। तो सरफेस के कारण, सरफेस पे रहने की वजह से, दोनों तरफ फोर्स लगने की वजह से ये अपने एरिया को क्या कर लेते हैं, ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर लेते हैं। यानी कि जो सरफेस पे रहने वाला मॉलिक्यूल है वो हमेशा नीचे रहने वाले मॉलिक्यूल की तुलना में छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि उसके ऊपर दोनों एयर का भी और पानी यानी कि वाटर का, दोनों के ही मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगा रहे हैं। तो वो फोर्स लगाने की वजह से क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं। ये एक पानी का मॉलिक्यूल, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों आपस में ऐसे आराम से थे, थोड़ा सा खुले थे, ठीक है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है। तो ये जब ऐसे थे एकदम थोड़ा सा देखिए ओपन है, तो जैसे ही दोनों तरफ से यहां से और यहां से फोर्स लगना शुरू होता है, ये कुछ ऐसे थे और अब कैसे होने लग जाएंगे, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पास पास और बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। सरफेस एरिया कम हो गया, बहुत डिफरेंस है। देखिए पहले ऐसा था ओपन, देख रहे हो, और बाद में ऐसा टाइट हो गया, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, उस मॉलिक्यूल का कम हो गया। तो सरफेस टेंशन पर, जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस पे लगने वाला फोर्स है, उसकी वजह से अगर कोई लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो अपने उसको कम कर लेता है सरफेस एरिया को, वो आपका होता है सरफेस टेंशन। यानी कि कहने का सिंपल मीनिंग जो है वो क्या कह रहा है कि सरफेस टेंशन की वजह से ही आपका जो मॉलिक्यूल है उसने अपना सरफेस एरिया क्या कर लिया है, मिनिमम कर लिया है, अपने आप को बिल्कुल दबा लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल ने अपने आप को बिल्कुल कम कर लिया है। अब मैं इतना मान लेती हूं कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस ये अपर लेयर, टेंशन फोर्स, सरफेस पे लगने वाला फोर्स, और ये फोर्स लग किस पे रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे। अब जैसे ये लिक्विड मैंने वाटर लिया है, यही लिक्विड आप ऑयल ले सकते हैं, यही लिक्विड आप पेट्रोल ले सकते हैं, यही लिक्विड आप मरकरी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड हो, लेकिन इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होगी जिसको आप सरफेस बोलते हैं, इस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल होगा उस लिक्विड का, उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एयर के पार्टिकल का और जो भी आपका लिक्विड है उसके पार्टिकल का, उसके मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से सरफेस पे रहने वाला जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, बिल्कुल सरफेस एरिया को कम कर लेगा। अब भी अगर आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से जो सरफेस टेंशन है वो काम करता है। कहने का मतलब इन टॉपिक्स के बाद हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि ये सरफेस टेंशन होता कहाँ है, हमने कहाँ देखा है भाई सरफेस टेंशन। तो चलिए फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपके ये 3 पॉइंट समझ में नहीं आए तो आपका मेन फोकस होना चाहिए सरफेस टेंशन पे।
तो चलिए फटाफट से इनका नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फटाफट से आते हैं हमारे एग्जांपल्स के साथ। चलिए सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो कि मैंने स्किप कर दी थी बीच में, कि बच्चों जो आपका सरफेस टेंशन होता है उसको डिनोट करते हैं एस से, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। क्योंकि देखिए हमने कहा सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स लगता कहाँ पे है, किसी लेंथ पे ही लगता है ना, सिर्फ सरफेस के ऊपर लगता है, मतलब जो पानी का बीच का हिस्सा है उस पे तो नहीं लगता ना, तो बोलते हैं इसको क्या, फोर्स बाय लेंथ। तो ये होता है आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे कि उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। और अगर इसका डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 और लेंथ का क्या होता है आपका l। ये चीज समझ में आई? तो आप जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा, दैट इज आपका m1 l0 t-2। तो ये हो गया हमारा क्या, छोटा सा टॉपिक जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था, तो आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी वो टर्म के बारे में जो समझ में नहीं आई। कहने का मतलब सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस पे लगने वाला फोर्स, सरफेस के मॉलिक्यूल पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एयर का भी और वाटर का भी। तो उनका जो दोनों का लगने वाला फोर्स है उसी की वजह से ही मॉलिक्यूल के फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलती है, हमें भी तो पता लगे कि एग्जैक्टली हमने सरफेस टेंशन को कहाँ देखा है। तो बच्चों बहुत इजी एग्जांपल देने वाली हूँ, बहुत ज्यादा इजी, जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है। करें शुरू? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और वो क्या है हमारा, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत 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 आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको कभी भी ऐसा कोई डाउट रहे ही ना कि ये सरफेस टेंशन कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज रेन ड्रॉप। आपको क्या याद रखना है, रेन ड्रॉप। अब सारे बच्चे कहेंगे रेन ड्रॉप, तो बेटा बारिश देखो कैसे आती है, ऐसे आती है क्या, पानी बिल्कुल पानी एकदम लहर के आता है क्या, नहीं तो पानी तो ऐसे आता है ना बारिश का, ऐसे आता है, ऐसे ड्रॉप 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 बाय ड्रॉप आता है ऐसे। तो पानी की बूंदें कुछ इस तरह से आती हैं, तो फिर इसमें हमें सरफेस टेंशन कहां से देखने को मिलेगा, पानी की बूंदों में सरफेस टेंशन कहाँ है? मैम धोखा दे रही है क्या? नहीं भाई, जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल क्यों हैं, ये बताने आई हूं मैं आज आपको। कभी सोचा है कि ऊपर से गिरने वाला पानी हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है, उसकी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? तो बेटा वो होती है बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो बेटा होता क्या है कि आपकी जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल है क्योंकि ईच ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। सभी जो आपकी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्यों नहीं हो जाती रेन ड्रॉप्स, हमेशा स्फीयर में क्यों होती है, सर्कल में क्यों होती है? क्योंकि बेटा हर एक जो बूंद है ना वो खुद को मिनिमम सरफेस एरिया में लाने की कोशिश करती है, खुद के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपका टेंशन काम कर रहा है। क्यों, समझाती हूँ। देखो जब ऊपर से जो हमारे वो होते हैं क्लाउड्स होते हैं, हमारे जो बादल होते हैं, जब वो पानी को नीचे डालते होंगे बूंद को, तो मान लीजिए उसकी कुछ इरेगुलर शेप है, मान लेते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो अंदर वाटर की मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं, और जो आपकी जो वाटर ड्रॉप्स गिर रही है वो कहाँ गिर रही है, एयर में, यस और नो। तो बाहर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे बेटा, ऐसे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के। अगेन दोबारा यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगेन इस सरफेस पे जो ये आउटर सरफेस है, यहाँ वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे क्या लगेगा, टेंशन। उस सरफेस पे क्या लगेगा, टेंशन, फोर्स लगेगा। किसकी वजह से लगेगा, अंदर के पानी की वजह से और बाहर की एयर की वजह से।
जिसकी वजह से यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद के एरिया को, सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश कर लेंगे। और मिनिमम जो आपका सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा स्फीयर का। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारा यहाँ पे ड्रॉप था, जो हमारा रेन ड्रॉप था, वो कैसा हो गया, इरेगुलर शेप से हो गया आपका स्फीयर। तो आपकी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जो आपकी रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो एयर के द्वारा, एयर की वजह से लगे हुए जो आपका टेंशन है, जो फोर्स है, उसकी वजह से हमारी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो कैसी हो जाती है, स्फीयर हो जाती है। यही रीजन है कि आपकी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो शेप में कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि अंदर से तो कोई फोर्स लगा रहा है, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है, बेचारा खुद को क्या कर लेता है, सर्कल बना लेता है, एक स्फीयर बना लेता है। ये चीज समझ में आई, ये रेन ड्रॉप वाला सिस्टम समझ में आया कि हमारी जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है। ये था हमारा क्या, रेन ड्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो रेन ड्रॉप होती है वो हमारी स्फेरिकल क्यों होती है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड एग्जांपल के बारे में। बहुत ही इजी एग्जांपल है, कोशिश करूंगी इसको अच्छे से प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो होता है उससे समझाने की, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ये एग्जांपल मैंने हाफ लिखा है लेकिन मैं इसको समझाऊंगी पूरा। हाफ क्यों लिखा है वो भी बताऊंगी, उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल बोल रहा है टेक ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग। भाई हमें ना एक सर्कुलर क्या लेनी है, मेटेलिक रिंग। ये मैंने एक मेटल की रिंग ले ली, ले लो जी, हमने यहाँ पे एक मेटल की रिंग ले ली। फिर बोल रहा है प्रोवाइडेड विद इंसुलेटिंग हैंडल। तो भाई हमने इसको ये हैंडल दे दिया, एक स्पून जैसी शेप दे दी मैंने, जो स्पून को पकड़ सकते हैं ना ऐसे करके, मैंने इस इंसुलेटिंग रिंग को ना एक स्टैंड दे दिया, हैंडल दे दिया। फॉर्म ए सोप फिल्म ऑन द रिंग। इसके अंदर है ना आपको सोप की फिल्म बनानी है। आप सोप की फिल्म, आप कहोगे साबुन के साथ कौन फिल्म बनाता है भाई, अरे वो वाली फिल्म नहीं। आपने देखा, आपने बबल्स बनाए होंगे, पहले बहुत आते थे। एक साबुन का सॉल्यूशन आता था सोप का, और एक रिंग टाइप होता था, फिर उस रिंग को सोप के सॉल्यूशन में ऐसे डिप करते थे, और फिर जब उस पे मतलब फूंक मारते थे तो क्या निकल वो बबल्स निकलते थे ना, गोल गोल कुछ निकलता था। आपने देखा है वो जो बबल्स निकलते थे बहुत शाइनिंग होते थे, अपना फेस तक देख सकते हो आप इसमें। उसको बोलते हैं बेटा क्या, सोप फिल्म, यानी कि फिल्म बन जाना। कैसी फिल्म, उस सोप के बबल में आपको खुद दिखने लग जाते हो। आप जब उसको देखोगे तो आप उस बबल में ना आप अपने आप को देख सकते हो, यानी कि हमारी फिल्म बन रही है। किसकी वजह से बनी, सोप की वजह से, तो उसका नाम क्या पड़ गया, सोप फिल्म। तो क्या किया, कह रहा है कि इस रिंग में ना वैसी एक सोप फिल्म बनाओ, सोप की वजह से एक फिल्म बनाओ कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ पे है ना एक बबल रख दिया हमने, बबल बन गया यहाँ पे, किसकी वजह से, सोप की वजह से, साबुन की वजह से। ठीक है, बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं, बाय डिपिंग इन इट सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में इसको क्या करा हमने, डिप किया। तो जैसे ही डिप किया ना इसके अंदर वही बन गया, वो फिल्म बन गई। अगर आप इसको देखोगे तो आप खुद को उसमें देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, प्लेस ए कॉटन थ्रेड जेंटली ऑन द सोप फिल्म। एक धागा लेना है, पतला सा एक धागा लेना है कॉटन का, और उस धागे को ना इस फिल्म में ऐसे छोड़ देना है। ये जो हमने सोप की फिल्म बनाई थी इसमें छोड़ देना है। तो फिर क्या कह रहा है, वी नोट थ्रेड टेक इरेगुलर शेप। जो आप सॉरी यहाँ पे नोट आएगा, नोट, ठीक है, नोट मतलब देखना। हमने नोट किया कि ये जो थ्रेड थी ना ये इरेगुलर शेप ले लेती है। जैसे ही इसमें धागे को छोड़ा, धागा ऐसा हो गया। जैसे ही हमने धागे को इसमें छोड़ा, धागा कुछ इस तरह से हो गया। फिर क्या किया, इरेगुलर शेप, प्रिंक द सोप फिल्म। प्रिंक का मतलब होता है फोड़ना, हटाना। प्रिंक द फिल्म सोप शार्प नीडल थ्रेड लूप नाउ टेक सर्कुलर लूप। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ना एक निडल लेनी है, एक पतली सी निडल, और उस निडल से ना ये बीच वाला, बीच में, साइड में नहीं, बीच में आपको निडल मार देनी है ऐसे। तो जैसे ही आप बीच में ऐसे निडल मारेंगे ना, बीच में जो सोप फिल्म होगी वो हट जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो सोप वो बनी होगी ना फिल्म, वो यहाँ से हट जाएगी। अब क्या होगा, तो बेटा जैसे ही आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपकी जो यहाँ पे थ्रेड है जो इरेगुलर शेप की थी, जैसे ही आप इसके अंदर के फिल्म को फोड़ोगे
ये शेप ले लेगा थ्रेड, ऑटोमेटिकली सर्कुलर स्फेयर बन जाएगा। इंटरेस्टिंग था ना जानना, अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे ये शेप ऐसे ऐसे बन गई। तो बेटा ये हुआ है आपका किसकी वजह से, अगेन एंड अगेन सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन कैसे, जब आपने इसमें फोड़ दिया इसको तो यहाँ पे बची सिर्फ एयर, ओनली एंड ओनली एयर, और यहाँ पे अब भी क्या है, सोप का सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन है यहाँ पे, और सोप सॉल्यूशन का मतलब है लिक्विड, कुछ ना कुछ लिक्विड है। अब जो इस सरफेस पे मॉलिक्यूल है, अब उनके ऊपर लग रहा है दो तरह का फोर्स, कौन कौन सा बताओ बताओ, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स का, यहाँ वाटर के यानी कि सोप के मॉलिक्यूल्स का। और जब ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, खुद के एरिया को मिनिमम, सरफेस एरिया को मिनिमम, तो उसने कैसी शेप ले ली, स्फीयर। यानी कि सरफेस एरिया को कम करने के लिए कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या कर लेता है, वो अपना सरफेस एरिया कर लेता है कम, और सरफेस एरिया कम करने की वजह से उसकी जो शेप हो जाती है वो हो जाती है आपकी स्फीयर। दोबारा से एक बार इस एक्सपेरिमेंट को बताना चाहूंगी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से आप बहुत अच्छे से सरफेस टेंशन को समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने ली एक मेटेलिक रिंग, मेटेलिक रिंग को एक सॉल्यूशन में, एक साबुन के सॉल्यूशन में हमने ऐसे डुबोया, उसमें बनी सोप की फिल्म, एक धागा लिया, जो धागा आपका कॉटन का था, उस कॉटन के धागे को उस इसमें आपकी रिंग में डाल दिया। जैसे ही रिंग में डाला, धागे ने इरेगुलर शेप ले ली, इरेगुलर मतलब कोई शेप ही नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने धागे के अंदर निडल मारा और सोप फिल्म को तोड़ा, तो सीधा हमारे पास क्या बन गया, एक शेप बन गई जो कि स्फीयर थी। तो क्या पता लगा, सरफेस टेंशन की वजह से ये सारा सिस्टम हुआ, और जो हमारी थ्रेड थी उसने कैसी शेप ले ली, स्फेरिकल शेप ले ली। तो क्या आपके सरफेस टेंशन का ये एग्जांपल समझ में आया? देखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट आपको सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ये चीज नोटिस करनी है कि क्या क्या हुआ और सरफेस टेंशन से हुआ क्या, और सरफेस टेंशन उस पर काम क्या कर रही है। तो आपको बस दो चीज याद रखनी है कि कोई भी ड्रॉप, कोई भी लिक्विड अपनी सरफेस एरिया को कम कर लेता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से, और कैसी शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की आपकी यूनिट बता चुकी हूँ, डायमेंशन बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स बता चुकी हूँ, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, मे भी आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी थी, मुश्किल तो मैं बिल्कुल कह ही नहीं सकती कि मुश्किल है, बहुत इजी चीजें मैंने आपको कराई हैं और समझाने की कोशिश की है। तो आपका काम यही रहेगा, आप इनको एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे एग्जांपल्स ने अपना काम किया। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन। अब हम करेंगे सरफेस टेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इनको, और फटाफट से करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। चलिए करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर आपके सिंपली सरफेस टेंशन समझ में आया है और जो मैंने उसका फॉर्मूला आपको कराया है, अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत ही हमारे जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो मैंने लिए हैं, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड होगा। इसीलिए आप इस बात को माइंड में प्लीज रख लें कि आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सरफेस टेंशन से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिलेटेड आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जो हमारा फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, देन फिर स्टार्ट करेंगे उसका सॉल्यूशन। तो देखिए स्टेटमेंट में बोला गया है, कंप्यूट द सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड। कोई भी आपके पास लिक्विड है और आपको उस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है, whose dragging force is 7 न्यूटन। जो वो फोर्स ड्रैग करने में लगाता है कितना, 7 न्यूटन का फोर्स लगाता है। यानी कि जो लिक्विड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करने के लिए, अपने अंदर खींचने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करेगा 7 न्यूटन का। एंड लेंथ इन विच फोर्स एक्ट्स इज 2 मीटर। और जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ होनी चाहिए 2 मीटर की, तब जाके आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा, सरक जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है आपका सरफेस टेंशन। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन का सिंपली सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है हमारा जो सरफेस टेंशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, है ना। तो हमारा जो फोर्स दिया हुआ है दैट इज 7 एंड आपकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी 2। तो अगर आप चाहें तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको कंप्लीटली करके दिखाएं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको डेसिमल में लाना है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखें, किसी भी न्यूमेरिकल में जब आप उसको सोल्व करेंगे तो उसके यूनिट लिखना कृपया करके ना भूलें, अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो आपको आधा मार्क्स देना भूल जाएगा। तो अपनी गलतियों को ध्यान से देखें, यूनिट पे ध्यान दें, सारी यूनिट ठीक है, हाँ जी, न्यूटन है बिल्कुल सही है, मीटर है बिल्कुल सही है, दोनों ही किसमें, एसआई में है। तो हमने जब दोनों यूनिट को देखा तो दोनों हमारी सही थी। तो हमने जस्ट क्या किया, सरफेस टेंशन हमें चाहिए था, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पुट अप किया, वैल्यू को रख के और हमने आंसर निकाल दिया। कितना इजी था, है ना। तो सिंपली इस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे तो जस्ट ऐसे ही बहुत सिंपल से आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर को थोड़ा बहुत क्वेश्चन को टफ करना होगा ना तो वो यूनिट्स में थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकता है। यूनिट यानी कि क्या पता वो आपका एक सीजीएस में दे दे और एक आपका एसआई में दे दे, अदरवाइज आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत इजी आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। हम सबसे पहले हमारी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद करेंगे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। चलिए देखते हैं। ए नीडल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों जो सबसे पहले गिवन वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। तो जो आपकी लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है। ओके, फिर उसके बाद आपका बोला गया है कैन जस्ट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमने एक वाटर ले लिया, पानी, ये उसकी सरफेस, नीचे तो पानी पानी है ही। ये क्या है, ये है हमारी पानी की, हमारी वाटर की सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर एक नीडल ऐसे कुछ इस तरह से है जो कि कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है वो उसके ऊपर क्या की गई है, रेस्ट वाटर के ऊपर रख दी गई है विदाउट वेटिंग, गीली नहीं हुई है। व्हाट इज वेट, क्या वेट है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वेट पूछा है भाई, वेट आपसे पूछा है, वेट बताइए। और जो सरफेस टेंशन आपको दी हुई है तो बेटा वो सरफेस टेंशन आपको ऑलरेडी गिवन है और वो गिवन है आपकी 0.0 न्यूटन पर मीटर। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपको लेंथ दी गई है, आपको बताना है कि वेट कितना है। तो कैसे निकालोगे आप। अब आधे बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, तो मेरे शेरों आपको सिंपली क्या लगाना है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फोर्स बाय लेंथ। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो कहीं पे हमें वेट दिख ही नहीं रहा, वेट निकालें कैसे। तो बेटा आपको अगर पता हो फोर्स क्या होता है, आपका फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप नीडल को इस वाटर की सरफेस पे पुट करोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो आप इसको क्या कर देंगे जी, और अगर आपको पता हो कि आपका जो वेट होता है वो एक्चुअल में mg ही होता है, mg की वैल्यू वेट होती है, तो नीचे क्या आ जाएगा लेंथ। तो आपकी जो एक्चुअल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट इज W/L। वेट आपको निकालना है, सरफेस आप टेंशन आपको दे रखी है और लेंथ आपको दे रखी है। अब आई समझ में कैसे किया मैंने ये। फिर उसके बाद आपको वेट यहां से निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो गया S इंटू में L। अब एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यूनिट्स की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको यूनिट दी है सरफेस टेंशन की दैट इज न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट, लेकिन आपकी जो लेंथ की यूनिट दी गई है वो गड़बड़ कर रही है। यहाँ पे गड़बड़ कैसे कर रही है कि सेंटीमीटर दी हुई है, आपको उसको चेंज करना होगा किसमें, मीटर में। तो आपको इस 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले चेंज करना है मीटर में। तो कैसे करेंगे, तो भाई हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब रख दीजिए आप इस वैल्यू को, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, आपका सरफेस टेंशन यानी कि 0.07 और लेंथ आपकी कितनी है
5 इंटू 10 रेज की पावर -2। कुछ ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, किसके लिए? हमारी मेन वैल्यू के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये तो हो गया आपका वेट। इसका आंसर आप मुझे लिख के दिखाएंगे कि आपका इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर कितना आया है। तो ये थे हमारे सिंपल से 2 न्यूमेरिकल। अगर आपके ये वाला ना समझ में आया हो तो बेटा सिर्फ एक बात याद रखना, फोर्स होता है mg और mg ही होता है वेट। यानी कि जो फोर्स लगाएगा, यानी कि जो आपकी निडल है, जो सुई है, वो नीचे कब डूबेगी? जब उसका वेट ज्यादा होगा। तो वेट एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स ही होता है। तो वेट जितना होगा वो उतना ही नीचे जाएगा, फोर्स उतना ही लगेगा। यानी कि निडल उतना ही फोर्स लगाएगी आपकी वाटर पे और उतनी ड्रैग कर देगी पानी को, नीचे चली जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इतने ही इजी आपके न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर एक बार भी आप इनको समझ लेते हैं तो किसी भी तरह का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? आपको सिर्फ ध्यान रखना है यूनिट्स का, कि यूनिट क्या पूछी गई है, और अगर फॉर्मूले को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाले हैं काम, जो कि होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। जानना शुरू करते हैं हमारे सरफेस एरिया, जो सरफेस टेंशन हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया कम करना हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो लिक्विड है वो इजीली क्या कर जाए? फ्लोट कर जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक काम कर सकते हैं। क्या? कि आप उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। अच्छा, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे कोई ना कोई इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होती है, वो आपके सरफेस टेंशन को कम या ज्यादा कर सकती है? तो आइए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम रहेगा आपका वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन हमारा जो टेम्परेचर है उससे किस तरह से रिलेट करती है, किस तरह से आप सरफेस टेंशन के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये टर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर किसी लिक्विड पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि अगर आप सरफेस टेंशन को डिक्रीज हो जाएगा, आपका जो सरफेस टेंशन है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लिक्विड को गर्म करने से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। नहीं आया समझ में? मैं समझाती हूँ। देखिए, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड क्या करता था? लिक्विड अपने सरफेस एरिया को बिल्कुल कम कर लेता था। जो सरफेस एरिया होता है उसको कम करके स्फीयर में आ जाता था। तो अब अगर आप क्या कर देंगे? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो जो स्फीयर आपस में, मतलब जो मॉलिक्यूल आपस में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो क्या होने लग जाएंगे? दूर दूर होने लग जाएंगे। अब दूर दूर होंगे, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल हैं वो, अब मान लीजिए एक बात बताइए, सर्दियां होती हैं, थोड़ा सा इसको कैजुअली लेने की कोशिश कीजिएगा। सर्दियां होती हैं, अगर सर्दी में आपके पास कोई सोता है ना, तो आप नॉर्मली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद अच्छे से आती है। हाँ भाई सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी, वार्मनेस फील होगी। बट अगर गर्मी में कोई आपके टच करे या आपके पास भी आके खड़ा होगा तो डबल गर्मी लगने लग जाती है। तो सर्दी में तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है या टेम्परेचर मैं कहूँ कोल्ड होता है, वो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, कम टेम्परेचर का है, तो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे पकड़ के रखते हैं। जैसे कि पानी का
जब आप उसको फ्रीजर में रख देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और बर्फ बन जाती है। लेकिन जब आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो वेपर्स बनती है, और वेपर्स बन के अलग अलग मॉलिक्यूल बन के वेपर्स की जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। दैट्स मीन सरफेस एरिया कम हो जाता है। पहले वो एयर मॉलिक्यूल जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे ऐसे बंधे हुए थे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मॉलिक्यूल जाने लगे दूर दूर, सरफेस टेंशन हो गई है कम, टेंशन लगना हो गया है कम, फोर्स लगना हो गया है कम, और आपका लिक्विड अब हो चुका है एकदम फ्री, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो जरा यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझिएगा, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये जो एस है ये आपका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, यानी कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हुई। ऐसे ही जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो बेटा आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन में होता क्या था, सरफेस टेंशन में यही तो होता था कि जो आपका लिक्विड है वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब जब टेम्परेचर सरफेस टेंशन को ही कम कर देगा तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टली और इनवर्सली का रिलेशन है ना, इसको आपको अच्छे से समझना है कि जो टेम्परेचर होता है वो आपका सरफेस टेंशन तो कम कर देता है, बट आपका जो एरिया होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या आपके ये सिस्टम समझ में आया कि मैंने जो सरफेस एरिया है और सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर को किस तरह से रिलेट कराया है। जस्ट सिंपली लैंग्वेज में जरा सी बात को याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज आपके माइंड में आई, ये चीज आपके समझ में आई कि टेम्परेचर का किस तरह से रिलेशन होगा। तो अगर कभी भी आपको ऐसा करना हो ना कि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो कम करना हो, तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। ये चीज समझ में आई, आई होप आ गई होगी कि टेम्परेचर जो होता है एग्जैक्टली वो हमारा क्या करता है, वो हमारे सरफेस टेंशन को कर देता है थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सरफेस टेंशन से रिलेटेड वो। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हमारे कुछ एप्लीकेशंस जो आप डेली टू डेली अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं। एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं वो जो आपके लिए जानना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानना शुरू कर देते हैं हमारे किसके बारे में, एप्लीकेशन रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी यूज्ड फॉर वॉशिंग, साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बिकॉज हीटिंग इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिड्यूस सरफेस टेंशन। अगर एरिया कम है तो पानी है ना, जिस सरफेस को आप धोना चाहते हैं वहां कम लगेगा, लेकिन अगर एरिया ज्यादा है तो वो पानी ज्यादा लगेगा। तो कोशिश कीजिए सॉरी कि अगर आप सफाई कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल पानी की जगह थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लीजिए, यानी कि वार्म वाटर लीजिए, सफाई बहुत अच्छे से होगी। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल यानी कि हमारे एप्लीकेशंस की। तो देखिए क्या होता है, एंटीसेप्टिक लाइक डिटोल हैव लो सरफेस टेंशन। इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है, सो दे स्प्रेड फास्टर। हमारे पानी की तुलना में यानी कि पानी के मुकाबले जो डिटोल वगैरह होता है, जो एंटीसेप्टिक होता है, उसका सरफेस टेंशन होता है कम। तो जब हम डिटोल को चोट के ऊपर लगाते हैं तो वो जल्दी से क्या होता है, स्प्रेड, फैल जाता है उस चोट के ऊपर, जल्दी से चोट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, हमारे वाउंड को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे भी जो काम होता है एंटीसेप्टिक वाला, डिटोल वाला, वो भी एक लिक्विड ही होता है ना, डिटोल का जो एंटीसेप्टिक होता है, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, उसका सरफेस टेंशन भी आपका कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। क्या बोल रहा है, इंसेक्ट वॉकिंग ऑन वाटर। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने मॉस्किटोज जो होते हैं, हमारे मक्खियां मच्छर जो भी होते हैं, वो किस पे, पानी पे बहुत इजीली बैठ जाते हैं, बहुत इजीली। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो वेट है वो पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कम होता है, उनका सरफेस टेंशन कम होता है। तो
तो वो इजीली वेट क्या, जो पानी का वेट है, जो डेंसिटी है, उसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे हमारे जीव जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो किस तरह से बैठ जाते हैं पानी के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन, सरफेस टेंशन, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को क्या कर लेते हैं, वहां पे कम कर देते हैं और एरिया उनका इंक्रीज हो जाता है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं। ऐसे ही हमारे और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपने देखा होगा, बता देती हूं मैं, लैंप होता है, लैंप के अंदर जो थ्रेड होती है, लैंप जिसमें आप ऑयल डालते हैं, कैरोसिन ऑयल डालते हैं और फिर उसमें एक बाती टाइप डाला जाता है, थ्रेड डाला जाता है कॉटन का, तो जो ऑयल होता है वो है ना, ऑयल अपने आप ऊपर चढ़ता जाता है। ये भी आपकी एक एप्लीकेशन है किसकी, आपके सरफेस टेंशन की। वो जो लिक्विड होता है वो कैपिलरी ट्यूब की तरह ऊपर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे हमने देखा जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें ये जानने को मिला कि जो सरफेस टेंशन है आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें उसके साथ उसी हिसाब का सारे के सारे कंपोनेंट बना सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं साइंटिफिक वैल्यू पे, जो हमारे डेली लाइफ में हम चीजें यूज कर रहे हैं, मोस्टली वो चीजें नॉर्मली आपकी सरफेस टेंशन पे भी काम कर रही हैं, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो हमारा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन वाला वो लगा हुआ है, बट हमें नहीं पता होता। तो हमें सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से इतना पढ़ना था कि हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, और हमारी एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स भी बता चुकी हूँ, एप्लीकेशन भी बता चुकी हूँ। अब काम बचता है आपका। अब आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, कराई हैं, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे, इनको एक बार रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल को खुद करके देखेंगे, और जो हमारा सरफेस टेंशन है उसको खुद से समझ के एक बार देखेंगे कि क्या है सरफेस टेंशन, क्या होता है ये सरफेस टेंशन। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। सरफेस टेंशन का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, समझ में आ चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपने सिलेबस की कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक स्किप ना कर पाए, ताकि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करने का मौका मिले। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। मैं यही चाहूंगी कि जो मैं समझा रही हूँ वो एग्जैक्टली आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि मेरा कुछ, अगर आप चेंजमेंट होना चाहिए समझाने का तरीका, लिखने का तरीका, या आप चाहते हैं कुछ चेंज हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।